नमस्ते। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई एक चीज होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप समझिए एक बहुत बड़ी और खूबसूरत पच्चीकारी जैसी है, जिसमें हजारों कहानियां, भाषाएं और आवाजें मिलकर एक कमाल की तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए आज इसी पच्चीकारी की कुछ धागों को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि ये भारतीय साहित्य आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा लगता है ना, उतना ही गहरा और पेचीदा भी है। ये सिर्फ कुछ किताबों का कलेक्शन नहीं है, उससे कई ज्यादा कुछ और है। इसकी एक बहुत खूबसूरत परिभाषा है जो कहती है कि भारतीय साहित्य असल में भारत के लोगों की सामूहिक चेतना है। मतलब वो सारे विचार, सारी भावनाएं और सारे अनुभव जो इस जमीन पर पैदा हुए हैं, उन सबका संगम। और इतनी सारी अलग अलग बातों के बीच एक धागा है जो सबको एक साथ जोड़ता है, और वो है इंसानियत, मानवता का मूल्य। शायद यही वो भारतीयता का असली एहसास है जो हमें हर कहानी, हर कविता में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो चलिए अब इस साहित्यिक दुनिया के विशाल नक्शे को जरा खोल कर देखते हैं। इसके हर एक कोने में एक अलग और एक अनोखी कहानी छिपी हुई है। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, 22। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज वो भाषाएं हैं जिन्हें ऑफिशियल मान्यता मिली हुई है। जरा सोचिए, 22 अलग अलग साहित्यिक दुनियाएं और हर एक की अपनी गहरी परंपरा। और मजे की बात यह है कि ये भाषाएं भी एक जैसी नहीं हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़े भाषा परिवारों में बांट सकते हैं। एक तरफ है द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल जैसी भाषाएं हैं, और तमिल को तो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक माना जाता है। और दूसरी तरफ है विशाल इंडो आर्यन परिवार, जहां से हिंदी जैसी भाषाएं निकलती हैं। इस भाषाई नक्शे को हम ज्योग्राफिकली भी देख सकते हैं। दक्षिण में दक्षिणात्य, पूर्व में पूर्वांचल और उत्तर पश्चिम में पश्चिमोत्तर क्षेत्र। हर इलाके की अपनी साहित्यिक पहचान है, पर मजे की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी भाषाओं और क्षेत्रों के बावजूद क्या कोई ऐसा साझा अनुभव है जो इन सबको एक साथ जोड़ता हो? हाँ, बिल्कुल है। इसे समझने के लिए हम बंटवारे जैसी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना को देखते हैं और ये जानते हैं कि कैसे अलग अलग लेखकों ने एक ही दर्द को अपनी अपनी कहानियों में बयान किया। और इसके लिए हम एक बहुत खास कहानी की मदद लेंगे, सादत हसन मंटो की तोबा टेक सिंह। ये कहानी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना के पीछे के इंसानी दर्द को समझने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। देखिए, इस कहानी की जो बुनियाद है वो ही अपने आप में बहुत अजीब और दर्दनाक है। बात है 1947 के बंटवारे के बाद की, जब ये तय किया गया कि सरहदों के साथ साथ दोनों देशों के पागलखानों में बंद कैदियों की भी अदला बदली होगी। ये उस दौर की जो बेतुकी हकीकत थी, ये कहानी उसे सामने लाके रख देती है। इस कहानी का जो दिल है वो है इसका मुख्य किरदार, बिशन सिंह। वो बस एक ही सवाल पूछता रहता है, तोबा टेक सिंह कहाँ है? उसका गांव अब एक ऐसी लकीर के पार है जिसे उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है। ये कहानी एक इंसान के अपनी जड़ों से उखड़ जाने की कहानी है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के भारत की एक ऐसी आवाज को सुनते हैं जिसने भारतीय साहित्य को पूरी दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी। और वो हस्ती हैं रबींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें बहुत सम्मान से विश्व कवि भी कहा जाता है। उनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी कलम का लोहा माना। ये साल 1913 भारतीय साहित्य के लिए एक मील का पत्थर था। इसी साल रबींद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसी के साथ भारतीय साहित्य को पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहचान मिली। उनकी विरासत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, गोरा जैसा यादगार नॉवेल, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना। उनका काम कला, दर्शन और राष्ट्र निर्माण हर तरफ फैला हुआ था। तो हमने अलग अलग भाषाएं देख लीं, इतिहास के पल भी देख लिए और महान लेखकों की बात भी कर ली, पर सवाल अब भी वही है कि ये सब मिलकर एक भारतीय साहित्य कैसे बनाते हैं? वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ बुनता है? इस एकता को बनाने में साहित्य अकादमी जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है।
ये संस्थाएं भारत की अलग-अलग भाषाओं और उनके साहित्य को एक दूसरे से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी पुल है वो है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। अनुवाद ही वो जादू है जो एक भाषा की कहानी को दूसरी भाषा के पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचाता है, जिससे भारत की अलग-अलग साहित्यिक दुनियाएं आपस में बात कर पाती हैं। और जब स्कॉलर्स इन्हीं रिश्तों और प्रभावों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो उस फील्ड को तुलनात्मक साहित्य या कंपैरेटिव लिटरेचर कहते हैं। ये हमें इस आपस में जुड़े हुए लिटरेचर के यूनिवर्स को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर साहित्य सच में एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है, तो आने वाले समय में हमारे भारतीय लेखक और कवि किन मुद्दों पर बात करेंगे? उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में भविष्य का भारत कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और इसका अगला पन्ना पलटना बाकी है।